हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोगों ने अपनी फार्माकोलॉजी स्टार्ट करी थी सेमेस्टर 6। इसमें मैंने आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने अस्थमा के बारे में पढ़ा था। तो एक रिक्वेस्ट है कि मतलब अगर आप ये वाला टॉपिक देख रहे हो COPD, तो आप अस्थमा के बारे में पहले एक बार देख लो, क्योंकि कुछ कुछ थोड़ा उससे रिलेट करता है ये वाला जो टॉपिक है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 रहेगा, दैट इज़ ड्रग यूज़ इन द मैनेजमेंट ऑफ द COPD। उन वाले ड्रग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपकी COPD में यूज़ की जाती हैं। अब COPD होता क्या है वो देख लेते हैं। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज़ लॉन्ग टाइम, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसी कंडीशन सिचुएशन जो कि काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि कुछ बैरियर या ब्लॉकेज हो जाना कहीं पे, तो उस चीज़ को बोला जाए तो ऑब्स्ट्रक्टिव। पल्मोनरी जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है रिलेटेड टू द लंग्स। लंग्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम लोग पल्मोनरी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहीं से आप डेफिनेशन बना सकते हो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ इज़ अ क्रोनिक लंग कंडीशन इन विच द ब्रीथिंग डिफिकल्ट बाय ब्लॉकेज एयर फ्लो। इस कंडीशन में एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपकी एयर फ्लो होती है, जहाँ से हमें सांस वगैरह आती है, तो उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। अब ब्लॉकेज होने की वजह से जब वो ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा, जो हमें जहाँ से सांस आती है अगर वही ब्लॉक हो जाएंगी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और काफ़ी क्रोनिक, एक लंबे टाइम से चलने वाली एक बीमारी, एक डिजीज़ है ये। ठीक है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो आपका COPD है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एयर फ्लो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसी चीज़ को बोला जाता है COPD। अब इसको मतलब इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, सपोज़ कि अगर किसी पर्सन को ये हो गई है तो क्या कंडीशन, मतलब क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं इसमें। तो पहला जो है दैट इज़, पहला आता है इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सबसे पहले सांस लेने में प्रॉब्लम, या तो एकदम बहुत तेज तेज सांस आएगी या फिर बहुत कम कम आएगी। ठीक है, दूसरा होता है वीजिंग, मतलब खांसते टाइम एक अजीब सी जो है हमें साउंड सुनाई देती है, वीजिंग साउंड। देन चेस्ट के अंदर टाइटनेस फील होना या घबराहट, एंजाइटी वगैरह फील होना, इस तरीके से। फैटीग का काफ़ी थकावट महसूस होना, कफ, खांसी और नोज़िया वगैरह इसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं COPD में। उसके बाद इसके क्या कॉजेज़ हैं, किस किस वजह से ये हो जाता है। तो पहले इसमें कॉज आता है, देखो स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं तो वो क्या होता है, उनका जो जो धुआं होता है एक तरीके से आपकी लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा इन्फेक्शन, अगर किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो वो भी COPD को कॉज करता है। देन जेनेटिक फैक्टर, सपोज़ अगर आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन को अगर COPD की प्रॉब्लम है तो इट में भी चांसेस कि वो प्रॉब्लम आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती है। देन एयर पोल्यूशन, कोई मतलब अगर पर्सन है जो ज़्यादा ऐसे एरिया में रहता है जहाँ की जो एयर एकदम पॉल्यूटेड है ना, ये डस्ट पार्टिकल। और अस्थमा, अगर किसी पर्सन को अस्थमा है तो एक ऐसे ना सिम्टम्स ये आपको COPD भी कॉज कर सकता है। तो ये हो गए इसके कॉजेज़। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी आप इन दोनों को टाइप बोल सकते हो या फिर कॉमन तो कंडीशन बोल सकते हो जो कि COPD के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, जिसमें पहली है आपकी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा कंडीशन में क्या होता है कि जो एल्वियोली होती हैं, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें आपने देखा हो कि इस तरीके से आपका मतलब कुछ सर्किल टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जिनके अंदर आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंजेस होता है, तो उसको एल्वियोली बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर जो हमारी एल्वियोली होती हैं अगर वो डैमेज हो जाती हैं तो उस कंडीशन को एम्फाइसीमा बोला जाता है। दूसरी कंडीशन में जिसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं, इसमें जो हमारी ब्रोंकियल मसल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग या रेडनेस या इचिंग वगैरह देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन मेन कॉज बोल सकते हैं, टाइप बोल सकते हैं, जो कि कॉज होती है COPD के टाइम पे। अब अगर मैं बात करूँ इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि किस तरीके से आपका COPD होता है, तो ये हमारा सेम है जैसे मैंने आपको अस्थमा का बताया था उसी की तरह है ये। कि सपोज़ कोई भी जैसे एलर्जन या एंटीजन वही जो कि COPD करने के लिए मतलब उसको कॉज करता है। ठीक है, जैसे ही वो हमारे लंग्स में एंटर करेगा नोज़ के थ्रू, नोज़ के थ्रू एंटर करेगा, हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगा। जैसे ही वो लंग्स में आता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो IG एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब इसके रिगार्डिंग, इसके अगेंस्ट में क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। देन
उसके बाद ये जो हमारा एंटीजन इसके अंदर आया, तो ये एंटीजन और जो दो एंटीबॉडी होती हैं, इन दोनों के बीच में आपस में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। किसके ऊपर? एक्चुअली ये जो हमारी आईजी एंटीबॉडी होती हैं आपकी मास्ट शेल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जब इन एंटीजन और एंटीबॉडी का एकदम से इंट्रैक्शन होता है, तो जो हमारी मास्ट सेल होती है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद डीग्रैनुलेशन। डीग्रैनुलेशन मतलब उसके अंदर जो भी ग्रैनुल्स भरे हुए होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जैसे आपका प्रोस्टेटग्लैंडिन है, लिकोट्रिन वगैरह है, वो बाहर निकल जाता है। एंड इन्फ्लेमेशन, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका जो प्रोस्टेटग्लैंडिन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इन्फ्लेमेशन करने के लिए। तो वो एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा करा देंगे, या एयर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, स्वेलिंग, है ना, म्यूकस का प्रोडक्शन, पेन इन चेस्ट चॉ। तो ये जितने भी हमारे सिम्टम्स हैं किस चीज़ के हैं? सीओपीडी के हैं ना, एज इट इज़ हमारे अस्थमा के भी थे। तो अगर ये सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, दैट मीन्स सीओपीडी की जो कंडीशन है वो कॉज हो गई है। तो इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी होती है सीओपीडी की। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जो कि यूज़ करी जाती हैं टू मैनेज द सीओपीडी। सीओपीडी को मैनेज करने के लिए ऐसी कौन कौन सी ड्रग का हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ड्रग यूज इन द मैनेज ऑफ सीओपीडी में, देखो जो मैंने आपको उसके बारे में बताया था, अस्थमा के बारे में बताया था, ड्रग्स या क्लासिफिकेशन, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। वैसे ये बिल्कुल सेम ही है। तो इसमें पहला आता है इनहेल ब्रोंकोडाइलेटर। इनहेल ब्रोंकोडाइलेटर, देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। तो इसमें मैंने आपको इनहेल ब्रोंकोडाइलेटर के बारे में थोड़ा सा लिख के बता दिया है। बाकी इसका मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, ये सारी सेम आपने एज इट इज लिखनी है जैसे आपकी अस्थमा में मैंने बताई थी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की भी आपने सेम लिखनी है। एंटीबायोटिक और वैक्सीन वो होती है मतलब जब सीओपीडी वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे दी जाती हैं कि जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया उसको रोका जा सके। तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है इनहेल ब्रोंकोडाइलेटर। इनहेल ब्रोंकोडाइलेटर हमारी ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं जो कि रिलैक्स करती हैं या डायलेट कर देती हैं, रिलैक्स ही बोल, डायलेट बोल द मसल्स ऑफ द एयरवे एंड द मेक ब्रीथ इजियर। ये जो हमारी ब्रोंकियल मसल्स होती हैं उनको क्या कर देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं। जब वो रिलैक्स हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, तो वहाँ से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली सांस हमें वहाँ से आ सकती है। इनहेल ब्रोंकोडाइलेटर जो यूज़ किया जाता है सीओपीडी में, आपका बीटा-2 एंटागोनिस्ट है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, इसको मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो मेरा बीटा-2 एंटागोनिस्ट है, इसके बारे में अगर देखें तो दीज आर दोज ड्रग विच बाइंड टू द बीटा-2 रिसेप्टर। हमारे लंग्स के अंदर जो बीटा-2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उससे जाके ये ड्रग हमारी बाइंड होती है और क्या कराती है, स्टिमुलेट दैम लीड टू द ब्रोंकोडाइलेशन। और ये ब्रोंकोडाइलेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ताकि जो हमारी ब्रोंकियल मसल्स हैं वो क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और जो ब्रीथ है वो इजी हो सके, सांस लेने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें जो यूज़ करी जाती हैं ड्रग, जैसे कि आपकी सैल्ब्यूटामोल है, बैम्ब्यूटेरॉल है, ये इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स क्या होती हैं, ये हमारी ऐसी वाली ड्रग्स होती हैं जो कि अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं बाय ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द स्मूथ मसल्स। हमारे स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जैसे हमारा कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा ब्लॉक किया जाएगा, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट के थ्रू ब्लॉक हो जाएगा, तो वहाँ से जो इन्फ्लामेशन कॉज करने का जो पूरा मेथड था वही पूरा ख़त्म। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है इसका आइपोट्रोपियम ब्रोमाइड। अच्छा, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट में, एक सेकेंड, ओके जी। तो देखो ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं क्या करती हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होती हैं और क्या कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारे स्मूथ मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है जब वो बाइंड होता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर से तो क्या कंट्रक्शन कराता है वो, ठीक है, कंट्रक्शन करा। बट जो एंटीकोलिनर्जिक है तो वो क्या कराएंगी, देखो एसिटाइल कोलिन बाइंड होकर कंट्रक्शन करा रहा है, एंटीकोलिनर्जिक डायलेट करा देंगी, रिलैक्स करा देंगी, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन आप इसका देख सकते हो, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग बाइंड होती है कोलिनरी रिसेप्टर्स ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल, कॉन्ट्रक्शन स्टॉप होता है जिससे हमारा डायलेशन हो जाता है। फार्माकोकाइनेटिक वही है कि बाय जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो आप इनहेल के थ्रू भी कर सकते हो, ओरली भी, और आईवी रूट से भी ले सकते हो। मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू, एक्सक्रीशन किडनी, और हाफ लाइफ इसकी 2 से 4 आवर होती है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद बाकी का जो है आप किस में चेक करोगे, अस्थमा वाले टॉपिक में चेक कर लेना, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। देन नेक्स्ट आता है इसमें एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। देखो एंटीबायोटिक और वैक्सीन क्या होती हैं, जैसे कि आपने पहले भी देखा हो, कोई अगर जैसे वायरल फीवर हो जाए, टाइफाइड या कुछ भी मलेरिया वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे क्या दी जाती हैं,
वैक्सीन दी जाती है ना, वैक्सीन क्यों दी जा रही है कि किस तरीके का जो इन्फेक्शन अगर बॉडी में कॉज हो गया उसको उस टाइप पे रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। तो सीओपीडी के टाइम पे जो रेस्पिरेशन में या हमारे लंग्स वगैरह में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक या वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सीओपीडी वाला टॉपिक आपने समझ में आ गया होगा। जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो भी नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, अपनी नोट्स बना लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।